मैं मोहन धामी। आज मेरे यूट्यूब चैनल में सुमित टमटा जी जुड़ चुके हैं। उनसे वार्ता करेंगे, खास वार्ता, क्योंकि पंचायती चुनाव चल रहे हैं। उनमें ये क्षेत्र पंचायत के रूप में दक्षिण 18 से प्रबल दावेदार हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि क्या है इनके क्षेत्र के प्रति विजन। तो इस बारे में ये आप सुमित टमटा जी आप बताइए कि राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या था, क्योंकि आप एक युवा हैं, आप एक नौकरी भी कर सकते हैं इस टाइम, लेकिन आप जन सेवाई क्यों करना चाहते हैं? जन सेवा करना चाहते हैं या खुद का विकास करना चाहते हैं? जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया धामी जी आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे राजनीति में आने का ऐसा कोई दिलचस्प नहीं था, लेकिन पिछले कई सालों में मैंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में विकास के कोई भी कार्य नहीं देख पाए, जिस कारण से हमारी जो जनता है त्राही-त्राही हो रही है। मैं यही कहूँगा कि त्राही-त्राही हो रही है। विकास कार्यों में आप देख सकते हैं कि किसी भी मूलभूत इकाइयों में से एक भी विकास कार्य हमारे गाँव में नहीं हो रहा है, जिससे हमारी जो जनता है काफ़ी प्रभावित हुई है और काफ़ी पीड़ित भी हुई है। इसमें आप चाहे मनरेगा से रिलेटेड काम हो, या फिर स्वास्थ्य सेवा से हो, या आप शिक्षा विभाग से हो, या बिजली से हो, या पेयजल से हो, कोई भी मूलभूत इकाई जो है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में विकास में बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रखा है। तो मैं पिछले सालों से पंचायती चुनाव में देख रहा हूँ कि वादे काफ़ी किए जाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से जो होती है विकास की योजनाएं हमारी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इसी वजह से मैं अपनी क्षेत्र की जनताओं की उत्पीड़ना को देखते हुए मैं अपनी आवाज़ को आगे उठाना चाहता हूँ। मैं अपनी जनता की ओर से सारे विकास कार्यों के आगे सुनिश्चित करने के लिए मैं इस पद पर दावेदार हूँ। तो आपने सही कहा। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज में 400 छात्र छात्राएँ अध्ययन कर रही हैं, तो कहीं न कहीं उन छात्र छात्राओं के अध्ययन में बाधाएँ बन रही हैं। जो शिक्षक हैं वो कम हैं, स्टाफ पूरा कम है, तो पूरे क्लासें नहीं ले पा रहे हैं। कहीं न कहीं क्लासें बहुत खाली हैं। तो इससे उनके शिक्षा व्यवस्था पर कहीं न कहीं बहुत अंधकार सा छा चुका है। तो उसको कैसे देखते हैं? पूरे टीचरों और पूरे स्टाफों की माँग किस प्रकार कर सकते हैं? सर्वप्रथम तो हम इसी विद्यालय में पढ़े हैं, और यह हमारे ग्राम की नहीं, सारे ग्राम की यही व्यवस्था है कि शिक्षा शिक्षा के माध्यम से काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारे विद्यालय में 400-500 विद्यार्थी हैं और शिक्षक हो जा रहे हैं 6 या 7। अब अगर वो जाएँगे भी तो कहाँ तक पहुँच पाएँगे? इसमें हमारे गाँव की लोगों की भी समस्या है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं कि हमारे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जिससे बच्चों पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि विद्यालय में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे बड़े-बड़े से नेता हो गए और बड़े-बड़े से खिलाड़ी हो गए, बड़े-बड़े किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप, वो सब हमारे विद्यालयों से आते हैं। तो सबसे शिक्षा की मूलभूत इकाई होती है हमारे घर परिवार में भी, कि हमारे घरों में सिखाया जाता है कि पहले संस्कार है। वैसे ही स्कूलों से ही बच्चा सब कुछ सीख के आता है। अब हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम ग्राम प्रधान के तहत अध्यक्षता की जाएगी, और जो हमारे विद्यालयों के अध्यक्ष होंगे उनको भी साथ में लिया जाएगा। जितने भी हमारे गांव के क्षेत्र पंचायत हैं, पूरी जनता से हम यह अनुरोध करेंगे कि एक बार हमारा साथ दें। हम आगे खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। उसके बाद हम संपूर्ण दस्तावेज एकदम प्रारूप सही तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और इस साल तो मैं ये कह के देता हूँ कि लगभग अगर हम सारी जनता मिलके और जितने भी पदाधिकारी हम होंगे, जो अगर जनता हमें अगर योग्य समझ के चुनती है, तो मैं प्रबल दावेदार के रूप में ये कहता हूँ कि इस बार जो है कि हमारे शिक्षा विभाग के रूप में हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, तो होनी अनिवार्य है। तो आपने सही कहा, शिक्षा व्यवस्था पर आप कोशिश करेंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे होगा कि जो हमारे अंदर जो टीपी टावर से रांची की ओर रोड आ रही है, जो 22 किलोमीटर बताई जा रही है, अभी पूरा तो हुआ नहीं है, ताथर के पास पहुंची है। कहीं ना कहीं कई सालों से ये रोड बंद पड़ी हुई है, चल तो रही है, मतलब धीरे धीरे चल रही है, तो कई धीमी स्पीड से चल रही है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध करके हमारे ग्रामीणों ने जे धारचूला डीएसएल न्यूज़ की तरफ से कहीं ना कहीं न्यूज़ में बातें उठाई थी। तो उसके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय आए थे, धारचूला उप जिलाधिकारी महोदय। तो उनने कहा था कि 15 अगस्त तक पहुँच जाएगी बोरागांव स्कूल तक। जी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं वो अगस्त 2027 वाला था या 28 वाला था, सन तो उनने बताया नहीं आज तक। तो सन बताने के पीछे क्या उद्देश्य था नहीं बताए, क्या करना था वो मुझे पता नहीं है। पर आप कैसे देखते हैं इसको सुव्यवस्थित करने के लिए? हाँ, सड़क की बात की जाए तो सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे दाएं साइड या बाएं साइड हमारे 2 गांव आते हैं, गलाती और जुम्मा। आप यहीं से विकास की प्रक्रिया को देख सकते हैं कि उन दोनों गांवों की विकास में और हमारे गांव की विकास में कितना कितना अंतर है। कूड़ेदान से जो हमारी यहाँ से रोड स्टार्ट होती है वो 22 किलोमीटर के लिए थी। उसके बाद अभी ग्राम प्रधान सड़क योजना भी आई, लेकिन इसमें मूलभूत इकाई यही होती है धामी जी की, जो ग्राम प्रधान सड़क योजना आई थी 25 दिसंबर 2000 से लागू हुई थी,
और अभी तक जो है कि चली रही है। इसमें मूलभूत इकाइयाँ मैंने बता दिया आपको कि विद्यालयों से, स्वास्थ्यालयों से और चिकित्सालय से। और इस जो यह सड़क योजना है, इस सड़क योजना में उप जिलाधिकारी जी आए, लेकिन वो आए और चले गए। जैसा आपने कहा कि तारीख बताया था कि 15 अगस्त, लेकिन बताया नहीं कि सन नहीं बताया कि कब आया। यही हाल हमारे काफ़ी नेताओं का भी हुआ है। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस बार हम ऐसा करेंगे कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और वार्ड मेंबर सदस्य और हमारे लगभग हर वार्ड से 10-10 युवा साथी हमारे लिए जाएंगे और हम वहाँ पे अपने तरीके से अपने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हम अपनी बात रखेंगे कि यह सड़क आखिर रुक क्यों रही है, यह सड़क में आखिर डामर क्यों नहीं लग रहा है। लगभग इतने सालों से सरकार तो कार्य दे रही है, लेकिन आखिर ये रुकावट किस कारण है। कहीं ना कहीं कही जाए तो हमारी इसमें जो है कि हमारे जो पदाधिकारी अधिकारी होते हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं और उनके साथ जो कुछ हमारे राजनेता होते हैं और हमारी जो संपूर्ण जनता होती है, उनका भी कहीं ना कहीं दायित्व है। क्योंकि हम रोज़ उसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मामला नहीं होता कि जिसमें कोई आदमी आए और मुद्दा उठाए कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है। सब पीछे हटते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस बार समस्त जनता से कि अगर इस बार चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है और सारे पदाधिकारी अधिकारी होते हैं, तो उनकी समीक्षा अध्यक्षता में हम अपनी वहाँ बात रखेंगे और रोड का कार्य हम आगे करवाएंगे। तो आपने सही कहा, आप प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, दूसरा मेरा तीसरा प्रश्न आपसे होगा कि हमारे जो आपके क्षेत्र में ना दक्षिण 18 में कहीं ना कहीं मार्ग सुव्यवस्थित नहीं है, ठीक से मार्ग नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो, धरातल में अच्छा काम पाया नहीं जा रहा है। योजनाएं तो आ रही हैं कि हो रहा है बोल के, लेकिन एक्चुअल धरातल में योजनाएं नहीं आ रही हैं। आपके जो क्षेत्र के मोहल्ले हैं उनको कैसे सीसी मार्ग से कनेक्ट करेंगे, कैसे मतलब आने जाने के लिए अच्छे से मार्ग व्यवस्थित करेंगे? इसमें धामी जी ये रहेगा कि जैसे मनरेगा है, मनरेगा से हमारा काम आएगा और उसके बाद कुछ राज्य से और कुछ केंद्र सरकार से भी काम आता है। लेकिन जो यह कार्य होता है, इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य का कार्य यह होता है कि अगर अपने क्षेत्र में जो भी कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा आता है और वार्ड मेंबर भी हमारे जो कार्य करते हैं, तो उनकी समीक्षा करना ही उनका क्षेत्र पंचायत का कार्य होता है। आपको पता होगा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का लगभग 15% ही, जो 100 में से 15% ही वो काम कर सकता है, ला सकता है लगभग। और जो ग्राम प्रधान जो होंगे, जो वार्ड मेंबर होंगे, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, वो इन कार्यों की समीक्षा करेंगे। वो देखेंगे कि हमारे एरिया में जहाँ सड़क योजना है, जैसे सीसी मार्ग कहा आपने, सीसी मार्ग तो छोड़ो सर, हमारे यहाँ वैसे नॉर्मल खड़ंजा बोलते हैं हम, वो भी यहाँ तैयार नहीं हो रखा है, तो सीसी मार्ग तो बहुत दूर की बात है। तो इस कार्यों को हम करने के लिए सर्वप्रथम हम अपनी योजनाएं तैयार करेंगे। हम पंचायत घर में एक मीटिंग रखेंगे। मीटिंग के तहत हम ये रखेंगे, हर क्षेत्र से, हर वार्ड से, हर एरिया को हम कनेक्ट करने की कोशिश, जो सीसी मार्ग हो उसको करने की प्रयास करेंगे, ताकि हमारे आने वाले जो बुजुर्ग हैं और जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे कोई भी दूर दराज के जो लोग आते हैं, कम से कम ये देख सकें कि हमारे एरिया में अच्छा सा काम हो रखा है। इसके लिए हम सारी मूलभूत इकाइयों को पंचायत घर में सुनिश्चित करेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। सारा काम हम वहीं करेंगे। तो आपने सही कहा। आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो हर गरीब को घर देने की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो मूल ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं वंचित नज़र आ रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सही लाभार्थी को वो घर नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ग्राम के अंदर काफ़ी ऐसे घर हैं जो दयनीय स्थिति में हैं। वाकई में उन्हें घर मिलना चाहिए। और होता यह है कि दस्तावेजों में कुछ और होता है। अभी जैसे 300 घर आए थे, लगभग 300 आवेदन हुए थे, उसमें से लगभग 100-110 स्वीकृति हुई थी। उसमें भी हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत है, उन्हें मूलभूत रूप से उन्हें पता होता है। योजना में हमारी बात चल रही थी, उसको आप कम समय में पूरा कीजिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं बता रहा था आपको कि 300 आवेदन लगभग हो चुके थे, उसमें से 100 की स्वीकृति हुई है। तो सबसे बड़ा काम यह होता है धामी जी की, हमारे जैसे वार्ड एरिया होता है, वार्ड मेंबर होते हैं, क्षेत्र पंचायत होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उनको कहीं न कहीं मूलभूत रूप से पूरे ग्राम का ज्ञान होता है कि इस मोहल्ले में किस प्रार्थी को, किसको जो योग्य है, जो उस हकीकत में जो उसे मिलना चाहिए कि ग्राम आवास योजना, जिसके पास दरदर स्थिति में जो है कि उसकी छत है, जो बारिशों के मौसम में बिल्कुल टपक रही है, उस एरिया को देखते हुए, उस मोहल्ले को देखते हुए, उनमें से गिन चुन के वार्ड मेंबर को, क्षेत्र पंचायत को, ग्राम प्रधान को पूरी समीक्षा करनी चाहिए, पूरे गांव का भ्रमण करना चाहिए। जो योग्य हो, मतलब कि जो लाभार्थी हो, जिसको वाकई में चाहिए, जो दयनीय स्थिति में है, सबसे प्रथम उसका नाम आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत ही अच्छी
योजनाएं हैं, इनका लाभ जो है कि ग्रामीणों को मिलना चाहिए। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी जो सबसे दयनीय स्थिति में है, जो वाक़ई में लाभार्थी हैं, जो जिन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। तो आपने सही कहा। तो आप एक बात और बताइए, जो हमारे क्षेत्र में प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, आयुर्वेदिक भवन, कहीं न कहीं उनमें स्टाफ की बहुत कमी है। परमानेंट स्टाफ के लिए आप प्रयास कैसे करेंगे? क्योंकि प्राथमिक उपचार अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को लग गई, किसी को कुछ हो जाएगा इमरजेंसी में, तो प्राथमिक उपचार यहीं से हो सके धारचूला के लिए, बाद में थोड़ा रिफ़र करने के लिए तो थोड़ा नॉर्मल इसमें जाए, तो उसके लिए कैसे देखेंगे? धामी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है ग्राम की कि स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ देखिए, आप कोई गर्भवती महिला होती है, अगर गर्भवती महिला है, अगर यहाँ से बाज़ार जाती है, मार्केट जाती है हॉस्पिटल के लिए, तो वहाँ पहुँचते-पहुँचने तक बहुत सारी जो है कि दिक्कतें सामना करना पड़ता है उन्हें, चाहे रोड से ले लो आप। तो मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति, नर्सों की नियुक्ति, उपचार के लिए दवाइयों की उपलब्धता, ये सारी सबसे मूलभूत इकाई हैं जो हर ग्राम में होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ भवन तो निर्माण किए जाते हैं, लेकिन भवन निर्माण किए जाते हैं सिर्फ़ वो दिखावे के लिए, और उसमें नियुक्ति बिल्कुल ही नहीं होती है। इसमें कहीं न कहीं हमारे ग्राम की जो जनता इन पदाधिकारियों को नियुक्त करती है, वो आगे न जाके कहीं न कहीं बात नहीं कर पाते हैं। उनमें ये योग्यता भी, वो अपने अधिकारों और अपने पावर को नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण जो है कि वो यहाँ नियुक्ति नहीं कर पा रही, चाहे वो शिक्षा विभाग से हो। अब स्वास्थ्य में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पूरे ग्राम सभा में अगर एक ही डॉक्टर होगा तो आखिर कहाँ-कहाँ तक हो पाएगा। इसके लिए हमें हमें ग्राम सभा में हमें ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की यहाँ पे नियुक्ति हो, और नर्सों की व्यवस्था हो, दवाइयों की उपलब्धता हो, जिससे कि दूर-दराज के जितने भी जो लोग हैं, कम से कम प्राथमिक जो उपचार होता है वो तो मिल पाए, है ना धामी जी? ये सबसे ज़रूर। मूलभूत इकाइयाँ हैं। क्योंकि ये बहुत ग्रामीणों की एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में थोड़ा राहत मिले। तो आपने सही जवाब दिया इसका। तो मैं अन्य आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा, क्योंकि आप जब पंचायती चुनाव में उतर ही गए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये चुनाव में लड़ने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, तो कहीं न कहीं आपके प्रतिद्वंदी होने का भी एक हो सकता है, आपके प्रतिद्वंदी भी आपके सेम सीट से लड़ रहे हैं, तो उनको कैसे देखते हैं आपके प्रतिद्वंदी? क्योंकि राजनीति में पुराने कैंडिडेट हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ मैं यह नहीं कहूँगा या कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा है, वैसा है, ये हमें अधिकार भी नहीं है। मैं सर्वप्रथम इस प्रतिद्वंदी के आपके सवाल के हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे जो योग्य लगे आपको, मैं जनता से यही कहूँगा कि जो सबसे योग्य लगे, आपको लगे कि हाँ, आपका पिछला टारगेट भी देखा जाएगा, आपने पिछले सालों में क्या काम कर रखा है। अगर आपने राजनीति के ताम में अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रखा है, तो वो जनता आपको जानती है। अभी मैं नवयुवा की तरफ से उठ रहा हूँ, मेरे अंदर एक नई सोच है, मैंने सोचा है, मैंने देखा है, मैं नीचे देखते रहता हूँ अपने पूरे मोहल्ले में कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। और पिछले सालों से कई राजनेता ऐसे होते हैं कि मैं ये काम जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो सिर्फ़ स्वार्थ के लिए ही रह जाता है। तत्पश्चात अगर वह स्वार्थ होने के बाद लास्ट में वो यह एक निर्णय लेते हैं कि कहीं न कहीं मुझे कुछ पदाधीन हो जाए, तो इस प्रकार मैं अपनी सेवा कर पाऊँ, लेकिन वो सिर्फ़ स्वार्थ मात्र रह जाता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। तो आपने जवाब भी दे दिया है। तो आपसे एक प्रश्न और चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र में आपके दक्षिण 18 में जो क्षेत्र में जल की जो आपूर्ति, जो घर-घर नल, घर-घर जल की जो योजना है सरकार की तरफ से, कहीं न कहीं मोहल्लों में सुव्यवस्थित नहीं हो पा रही है। इसमें ठेकेदार वर्ग की कमी कहें, या हमारे क्षेत्र की जनता का अभाव, जानकारी का अभाव, और अपने अधिकारों के प्रति उनका सचेत न होना, ये मुख्य कारण है या कोई अन्य कारण है? सर्वप्रथम तो हर घर जल नल लगभग मैंने आपको बताया कि 2024 तक ही समाप्त होना था, कि हर घर जल का मिशन था कि हर घर पे लगभग प्राथमिक वहाँ पे दिया जाए, और सबको सुचारू रूप से ये लागू था कि ये हर किसी सवाल किया, काफ़ी अच्छा सवाल किया धामी जी आपने। यह व्यवस्था पेयजल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाया गया था कि हर घर जल हर घर नल वाली योजना, इसमें कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि अभी भी 2024 तक इसको समापन किया जाना था कि लगभग सभी संपूर्ण ग्रामीणों में जो है कि हर घर तक पहुँचाया जाए, लेकिन यह कहीं न कहीं यह रुक सा गया है। अब इसमें यह मेन मुद्दे रहते हैं कि सर, जो हमारे एरिया में हर घर नल जल की सब सर्वे होती है, सर्वे के टाइम पे बात यह होती है कि सर, सर्वे तो लगता है, लेकिन कहीं न कहीं ठेकेदारी के कारण और कहीं न कहीं हमारी जो जनता है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसका भी मेन कारण ये होता है कि अगर हमारी क्षेत्र की जो जनता है जिसे चुनती है, वह कहीं न कहीं अपने एरिया में अगर काम-काज देखें कि हर घर जल आ रहा है, यहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए,
अगर वो वहीं सचेत नहीं रहेंगे तो हमारे घर नलों में जल कैसे पहुँचेगा। तो आपने सही कहा, क्योंकि टारगेट तो 24 का था, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ राजनेता जो अब क्षेत्र के लिए जो प्रधान के रूप में, जी। क्षेत्र पंचायत के रूप में, वार्ड मेंबर के रूप में, जो उनकी जो ग्रामीण की समस्या उनके बीच रखकर सभी योजनाएँ धरातल पर क्योंकि रखने हमें तो की। जैसे अगर कोई भी जनता अगर चुनती है तो वो इसलिए चुनती है कि हमारा जितना भी जो सरकारी योजना है उनका लाभार्थ हमें तक पहुंचाए, इसलिए ही जनता उन्हें चुनती है। अगर चुनने के बाद अगर वो सब ये चीज़ भूल जाए तो लगभग वो फिर दस्तावेजों में रह जाता है और धरातल पे कहीं दिख नहीं पाता है। तो आपने सही कहा। तो मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में ना कहीं अभाव सा है कि जो हमारे रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं, गौशाला, सुरक्षा दीवाल आदि, जो मूलभूत ग्रामीणों को जो मिलनी चाहिए योजनाएं, उनको जानकारी का अभाव रहता है, वो योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अपने क्षेत्र की जनता को कैसे लाभ दिलाएंगे कि इन योजनाओं का सुव्यवस्थित लाभ? हाँ, इसका भी मनरेगा द्वारा जो महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, इसमें ये रहता है कि सर इसमें सुरक्षा दीवार हो गई और गौशाला हो गए और भी जैसे गौशाले की बात कर रहा था, जो रोजगार गारंटी के अंतर्गत मिलती हैं, तो कहीं न कहीं हमारे ग्रामीणवासी वंचित हैं और कहीं न कहीं उनकी जानकारी का अभाव कहें, तो जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रधान के रूप में, क्षेत्र पंचायत के रूप में, वार्ड मेंबर के रूप में, कहीं न कहीं उनकी सही माँग को अपने रख नहीं पाते हैं और उनकी योजना को सही बेनिफिट नहीं दे पाते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी योजना मनरेगा द्वारा जो आती है, ये इसका विकास कार्य के में रूप में काफ़ी योगदान है। इससे काफ़ी बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता है। जिस प्रकार से गाँव में कोई भी बेरोज़गार होते हैं, उनको रोज़गार भी मिलता है और जिसकी मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, जिनको मिलना चाहिए सुरक्षा दीवार जिसकी वाक़ई में दयनीय है, सुरक्षा दीवार गिर रही है घरों के आगे, खेतों के आगे और गौशाला हैं जिनको गायों को पालने-पोसने में दिक्कतें होती हैं, उनके लिए गौशाला है। बाकी भी और बकरीवाड़ा है, काफ़ी ऐसी योजनाएँ हैं जो सरकार द्वारा दी जाती है लेकिन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती। इसके लिए सबसे बड़े ज़िम्मेदार मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के क्षेत्र पंचायत और वहाँ के वार्ड मेंबर की बातें हैं और वहाँ के ग्राम प्रधान की। अगर ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र पंचायत और वार्ड मेंबर के बीच में समन्वय स्थापित नहीं होता है तो उसका कहीं न कहीं खामियाजा मूल ग्रामीणवासी भी हाँ, भुगतते हैं। मूलवासी भुगतते हैं। अब सबसे प्रथम हम यह करेंगे अगर हमें इस बार पद में अगर योग्य चुना जाता है तो सबसे सर्वप्रथम जितनी भी ये सरकारी योजना आ रही हैं हर घर से और हर घर तक यह योजना पहुंचाई जाएगी। तो आपने तो कहा कि सुरक्षा दीवार जो योजनाएं मनरेगा के अंतर्गत चल रही हैं, तो उनको सभी तरीके से जनता के बीच रखेंगे और उनका लाभ उठाएंगे, लाभ देंगे जनता को। तो आपने सही कहा। तो मैं अन्य आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि आप एक बात ये बताइए, जो हमारे मूल ग्रामीणवासी हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो वास्तव में नहीं है लेकिन किसी सांठगांठ की तरफ से अपने बीपीएल धारक बन चुके हैं, जो वास्तविक लाभार्थी है उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उन योजनाओं को जो बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए, जो एक्चुअल में लाभार्थी है, तो उनको कैसे दिलाएंगे, कैसे देखते हैं इसको? सर्वप्रथम गांव में पूरी समीक्षा की जाएगी, सबको धरातल से देखा जाएगा, सबके घरों में एक बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद सबको देखा जाएगा कि वाकई में कोई इतनी दयनीय स्थिति है कि नहीं है। उसके बाद हम सरकारी व्यवस्था में हम जाएंगे, उसके दस्तावेजों को चेक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ आखिर उनके मानक कौन इसके लिए मानदेय है जिसको अगर ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, जो दयनीय स्थिति है, इसके लिए हम कागजी कार्रवाई करेंगे जो आगे तक हम रखेंगे। अगर वाकई में आप देख रहे होंगे कि मैंने आगे बात बताई थी कि जो एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड अभी के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि जो सरकारी योजनाएं प्राप्त कर रहे हैं, जो सरकारी विभागों में भी हैं और काफ़ी अच्छी आय व्यय है उनका एपीएल है और जो काफ़ी गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जिनका वेतनमान महीने का 8-10 हज़ार भी नहीं है, उनका एपीएल कार्ड है, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इनके लिए समन्वय करने के लिए मैं ग्राम प्रधान से काफ़ी अनुरोध करूँगा कि अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है और सभी पंचायत घर में जब बैठक होती है तो बैठकों के तहत सारे गांव का भ्रमण करके, सारा निरीक्षण करके, सरकारी कर्मचारियों के मध्य नज़र रहते हुए उन सारे कागज़ों की कार्रवाई की जाएगी और जो वाकई में जो दयनीय स्थिति में है और जिनको बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है या अंत्योदय की ज़रूरत है, उन्हें लाभार्थी पहुँचाया जाएगा। तो आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। तो मैं एक अन्य आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना कहीं न कहीं हमारी जो मान्य जनता है, भोली-भाली है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका है, कहीं न कहीं वो भी जागरूक बन चुकी है। फिर भी कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तविक योजनाएँ उन तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आपने इन योजनाओं का भी आपने बताया कि इस तरीके से आपका रोड मैप है। तो सुमित जी, ऐसा बताइए आप कि आप अगर क्षेत्र पंचायत के रूप में अगर चुने जाते हैं, तो आप आने वाले समय में आपका विज़न क्या होगा? आप केंद्र बिंदु बताइए कम समय में।
सबसे पहले क्षेत्र पंचायत का मैं बताना चाहूँगा कि क्षेत्र पंचायत का जो कार्य है, सबसे पहले अपने पद के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत का कार्य यह रहेगा, अपने क्षेत्र की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको अपने ब्लॉक में रखा जाएगा, जहां की उन समस्याओं की समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात अपने जो भी सरकारी योजना, गैर सरकारी योजना, केंद्र से और राज्य सरकार से जो हमें सरकारी योजनाएं आती हैं, उनकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं और जो मूलभूत इकाइयां, जो विकास की योजनाएं हैं, वो हर एक ग्रामीण, हर एक घर तक पहुंचाई जाएगी। यह मेरा विजन है। और सर्वप्रथम हर घर की जो समस्या है, जो सरकारी मेन तौर पर सरकारी जो योजनाएं आ रही है, सरकार तो दे रही है, कहीं ना कहीं जो ये वादे करके जो मुकर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वादे करके जो खा जाते हैं, वो मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ, मैं एक युवा हूँ, एक युवा सोच के आधार पर आया हूँ, और मैं कम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारी योजना आ रही हैं, सरकार तो दे रही है हमें जी, लेकिन हर घर तक ये क्यों नहीं पहुँच पा रहा, आखिर अटक कहाँ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है, और जितनी भी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की व्यवस्था करनी है। और ग्राम पंचायत पंचायत घर में सारी मीटिंगें होंगी, अपनी क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो राशन कार्ड से हो, चाहे वो BPL APL कार्ड से हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हो, है ना सर जी। और चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो बिजली पानी के माध्यम से हो, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा से हो, चाहे वो पशु चिकित्सा हो। ये मेरी कई सारी मूलभूत इकाइयाँ हैं जिनको मैं अपने क्षेत्र में करके दिखाऊंगा, और ये मैं दावा करता हूँ कि आने वाले 5 साल अगर जनता मुझे योग्य समझ के अगर इस बार मौका देती है, तो आने वाले 5 सालों में अपने एरिया का, क्षेत्र का विकास देखेंगी। पूरे ग्राम सभा रांची के अंतर्गत जो 18 दक्षिण से मैं उम्मीदवार के लिए उठा हूँ, तो एक अलग से उभरता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो सड़क सीमा से हो, CC मार्ग से हो, किसी भी क्षेत्र से हो। मैं सरकारी योजनाओं का लाभ पूरे अपने लाभार्थियों को देना। सभी के घर में आप एक बार देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जितने पिछले वार्ड मेंबर हैं, जितने पिछले प्रधान हैं, जितने पिछले क्षेत्र पंचायत हैं, उनको घर में जाइए, एक बार समीक्षा करिए। आप एक यूट्यूबर के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से जाइए, और एक बार उन्हीं एरिया में एक गरीबों के घर में जाइए। आपको विकास की पूरी कार्यप्रणाली आपको दिख जाएगी कि विकास आखिर हुआ कहाँ है। आप ऐसा कहना चाहते हैं, तो आपने सही कहा, क्योंकि विकास हो रहा है, लेकिन खुद का विकास हो रहा है, खुद का तो इसीलिए जो है कि हमें युवाओं को आगे उठना आ रहा है, क्योंकि उठना ही पड़ेगा। इतने साल हो गए हैं, हमें तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ की सड़कें देख सकते हैं, यहाँ की पानी बिजली की समस्याएं देख सकते हैं, है ना सर। APL कार्ड वालों का, जो सबसे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको जो है कि APL कार्ड दिया जा रहा है, और जो सबसे लगभग स्तर में सही है, उन्हें BPL कार्ड दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो है कि आपने वंचित हो एक रही है। युवा के तौर पर ये जायज़ प्रश्न उठाए, क्योंकि जो नौकरी में है, कहीं ना कहीं सरकारी सर्विस में है, तो वो भी BPL धारक बन रहे हैं, जो एक्चुअल में जिनको लाभार्थी हैं उनको नहीं पहुंच पा रहा है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साठगांठ की तरफ से वो अपना लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, जो राजनीति है वो मतलब स्वार्थ के लिए हो रही है, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो गांव की भली भांति जो जनता है, जो सबको जानती है, उनके बारे में नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं जो है कि इस बार एक युवा होने के नाते और एक शिक्षित होने के नाते अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो है कि क्षेत्र पंचायत 18 दक्षिण की तरफ से मैं यहाँ पे भागीदार कर रहा हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि अपनी मेरी जो भोली भाली जनता है, उसको जो है कि हर बार की तरह जो है कि ऐसा किया जा रहा है कि उन्हें एक सहानुभूति दिलाई जा रही है कि हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, ये होगा, लेकिन नहीं हो पाता है। एक आपके कैंडिडेट भी हैं जो विरोधी राजनीति प्रतिद्वंदी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके वोट बैंकों को डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं, और आप उनका, ये बाहरी लोगों का भी कहना है कि आप एकदम एरोप्लेन की तरह मतलब लैंड हुए, और फिर उसके बाद अचानक चुनाव में आ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल धामी जी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपने किया कि अचानक से आ गए आप। देखिए, अचानक आना ही पड़ता है जी। अचानक इसलिए आना पड़ता है कि आप देख सकते हैं कि आने वाले पिछले कई साल बीत चुके हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कितना विकास हुआ है हमारे गांव एरिया में। तो इसका सबसे मूलभूत इकाई ये कारण यह है कि जिस जनता को भली भांति पता होता है कि इस उम्मीदवार को चुनना चाहिए, अगर योग्य उम्मीदवार चुनेंगे तो उनको योग्य वर्ग काम ही मिलेगा। अब इसमें यह होता है सर कि लोगों को लगता है कि ये अचानक से आ गया। अचानक से इसलिए युवा वर्ग को उठना पड़ा, मुझे इसलिए उठना पड़ा कि मैं जो पिछले कई 10 सालों से 15 सालों से देखते आ रहा हूँ कि बस काम के लिए सिर्फ बात की जाती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आखिर में कुछ होता है नहीं। इसी कारण से मुझे जो है कि इस पद पर आना पड़ा। और ये मैं युवाओं की तरफ से भी मैं बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि इस बार के जितने भी विजन हैं जो क्षेत्र पंचायत के अधीन आते हैं, अपने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में मैं अपने ब्लॉक प्रमुख में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूंगा, और अपने गांव के एरिया की जितनी भी जो मूलभूत इकाइयां हैं, जो समस्याएं जो ग्रामीण की जनता सह रही है, उनको मैं सबका एक तरफ से एक नेतृत्व करके अपनी बात को वहाँ रखूंगा और सारी विकास कार्यों को धरातल पे लाऊंगा।
तो आपने सही कहा, क्योंकि आप इस विषय में भी प्रयास करेंगे। तो मैं ऐसे ये प्रत्याशी हैं तो इनको कैसे देखते हैं वीडियो के माध्यम से, और इनके जो जब प्रत्याशी बन चुके हैं तो ये मैदान में भी उतरेंगे, तो उनको कैसे देखते हैं, और अन्य जो प्रत्याशी हैं जो प्रधान के रूप में कोई अगर योग्य इंटरव्यू देना चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो मेरी यूट्यूब चैनल पर संपर्क करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद। अब हमारा समापन हो चुका है, तो आप मान्य जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यह कहना चाहता हूँ मेरी क्षेत्र की जनता से और दक्षिण 18 की जनता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बार युवाओं का भी मौका दीजिए, और जो पिछले सालों में आपने जितने भी भ्रष्टाचारियों को देखा है, मैं उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार मुझे भी युवाओं को मौका दीजिए और एक बार देख के दीजिए। मैं आने वाले 5 सालों में लगभग आपके हर मूलभूत इकाइयों का समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा।